हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य की एक विधा संस्मरण के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, संस्मरण है क्या? स्मृति के आधार पर किसी विषय, व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। जब भी लेखक अपनी स्मृति के आधार पर, मतलब जब भी उसके साथ कोई घटना घटित हुई है या उसके किसी साथी के साथ, कोई किसी परिजन के साथ कोई घटना घटित हुई है, उस घटना का वर्णन कब किया जाए, उसकी स्मृति के आधार पर किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लेखक के अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्ति की विशेषताओं से अनुरंजित कर, मतलब युक्त करके, उसका समावेश करके प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है। उसी का वर्णन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। उसके वर्णन में अपनी अनुभूतियाँ और संवेदनाओं का समावेश होता है। मतलब जब लेखक इस रचना को लिखता है तो क्या करता है कि जिस प्रकार से जो घटना घटित हुई है उसको उसी प्रकार से लिखना, उसमें किसी भी प्रकार की नाटकीयता का, कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता है संस्मरण में। बस संस्मरण को उत्कृष्ट बनाने के लिए जिन शब्दों का चयन किया जाए वो आपके जो हों उत्कृष्ट हों, उत्तम हों, समझने योग्य हों, इतना ध्यान रखा जाता है। अब संस्मरण के बारे में अगर मैं पूरी जानकारी आपको दूं तो संस्मरण के लिए यह नितांत आवश्यक है कि लेखक ने उस व्यक्ति या वस्तु का साक्षात्कार किया हो, मतलब उसके जीवन में वो घटना कभी घटित हुई हो जिसका वह संस्मरण लिख रहा है। वह अपने समय के इतिहास को लिखना चाह रहा है, परंतु इतिहास की भांति वह बिल्कुल भी विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकता, मतलब किसी इतिहासकार की भांति नहीं करना है। उसमें वो अपनी अनुभूतियों का, जो उसने महसूस किया है, उस प्रकार से उसको संस्मरण में लिखना होता है। इतिहासकार के वस्तुपरक दृष्टिकोण से वह बिल्कुल अलग है। ये संस्मरण जो है वो इतिहासकार के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। संस्मरण में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों या घटनाओं की स्मृति पर आधारित रोचक अभिव्यक्ति होती है। संस्मरण यथार्थ जीवन से संबंधित संक्षिप्त एवं रोचक, चित्रात्मक, भावुकतापूर्ण, लेखक जो है इसमें भावुकतापूर्ण होता है, रोचक होता है, इस रोचक बनाता है। लेखक के व्यक्तित्व के आभा से पूर्ण, प्रभावपूर्ण शैली में लिखित घटना संस्मरण कहलाती है। मतलब जब प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हुए अतीत की स्मृतियों के आधार पर ये घटना लिखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। संस्मरण में मुख्यतः बीती बातें याद की जाती हैं तथा उसमें भाषात्मकता अधिक होती है। इसमें लेखक चित्रकार की भांति तत्व निर्लिप्त नहीं रहता। यदि वह संस्मरण लेखक अपने विषय में लिखता है तो वह रचनात्मक आत्मकथा से अधिक निकट होती है। मतलब आप आत्मकथा जब लिखी जाती है तो वह उसके जीवन की पूरी घटना होती है, तो ये आत्मकथा से होती है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि यदि अन्य व्यक्तियों के बारे में लिख रहा है तो ये जीवनी के समान होती है, कि आप किसी और की घटना, जीवन की बात अगर लिख रहे हैं तो जैसे किसी की जीवनी लिखी जाती है उसके उस पर आधारित होती है। इसलिए संस्मरण के लिए लेखक को अपने लेख के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकारों में उल्लेखनीय नाम बताती हूँ मैं उनका। किसका है? रामवृक्ष वेनपुरी जी का है। इनकी 2 रचनाएं कौन सी हैं संस्मरण की? माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। देवेंद्र सत्यार्थी जी की जो रचना है उसमें उनकी कौन सी रचना है उसको ध्यान से सुनिए। क्या गोरी क्या सांवरी तथा रेखाएं बोल उठी। इसी के साथ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की जो रचना है संस्मरण की वो है भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। संस्मरण के तत्व की संपूर्ण जानकारी अब मैं आपको दूंगी। संस्मरण जो है इस अतीत की स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। इसमें लेखक अपनी यात्रा, जीवन की घटना, रोचक पल आदि जितनी भी दुनिया की में रोचक यादें होती हैं उनको सहेज कर उनकी घटनाओं को लिखित रूप से व्यक्त करता है, जिसे पढ़कर दर्शक को ऐसा महसूस होता है कि वह अतीत की उस घटना से रूबरू हो गया, मतलब उसका उससे परिचय हो गया हो, उसको आत्मसात कर रहा हो। किंतु संस्मरण को रेखा चित्र, जीवनी, रिपोर्टाज
और यात्रा आदि से अलग महत्व दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें आत्मीयता एवं श्रद्धापूर्ण अंतरंग संबंध। मतलब जब तक लेखक अपनी आत्मीयता से किसी स्मृति और अतीत को याद कर अंकित नहीं करेगा, तब तक संस्मरण प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसके साथ ही आवश्यक है कि श्रद्धेय पुरुष या चरित्र के प्रति श्रद्धा भाव जो मानव मात्र को प्रेरणा दे सके, किसी अद्भुत क्षण को याद कर भी उस पल को वो लिख सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे प्रामाणिकता की बात करेंगे। प्रामाणिकता में क्या होना चाहिए कि संस्मरण विधा में कोई कल्पना का स्थान नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि कल्पना का समावेश होते ही संस्मरण की विधा नष्ट हो जाती है। संस्मरण में कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। इस विधा में यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस घटनाक्रम को जिस प्रकार से अनुभव करते हैं उसी प्रकार से आपको लिखना होता है। उन्हीं घटनाओं का वर्णन करना होता है जो कि आपके साथ या आपके किसी परिजन के साथ घटित हो चुकी है। अब व्यक्तिकता की बात करते हैं। संस्मरण की महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिकता मानी जाती है। इसका सहारा लिए बिना संस्मरण नहीं लिखा जा सकता है। संस्मरण में लेखक के अपने जीवन में किसी भी भुला सकने वाली घटना का वर्णन होता है। मतलब जिसको वो ना भुला सके ऐसी घटना का वर्णन होता है। यह घटना को वह हूबहू पाठक के समक्ष रखता है, जिसे पढ़कर पाठक को उस घटना को जीने का मौका मिल जाता है। एक तरह से समझिए। क्या आप जानते हैं, अब आप ये भी जान लीजिए कि क्या आपको जानना चाहिए। संस्मरण बहुत ही लचकदार विधा है। इसके तत्व और गुण अन्य अनेक विधाओं में मिल जाते हैं। बहुत समय तक रेखाचित्र, जीवनी और रिपोर्टाज आदि विधाओं में और संस्मरण को एक समझा जाता रहा है। संस्मरण और रेखाचित्र एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इस तरह से जुड़े हैं कि एक दूसरे के पर्याय मान लिए जाते हैं। महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं इसका ज्वलंत उदाहरण है। स्मृति शब्द जहां उस कृति को संस्मरण की ओर ले जाता है, वहीं रेखाएं रेखाचित्र विधा की ओर हैं। जीवनी के खंड विशेष का चित्रण। अब जीवनी के खंड विशेष का चित्रण अगर हम देखेंगे, जीवनी में संपूर्ण जीवन का चित्रण ना करके कुछ घटनाओं का विवेचन होता है। लेखक अपने जीवन की किसी घटना विशेष या संपर्क में आए हुए व्यक्ति विशेष के चरित्र के महत्वपूर्ण पक्ष की झांकी पेश कर जीवन को खंड रूप या किसी एक पक्ष का ही चित्रण करता है। जीवनी क्या होती है, आपके पूरे जीवन पर आधारित होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि संस्मरण, तो इसमें किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। अब चित्रात्मकता की बात करते हैं। संस्मरण की एक विशेषता होती है कि वह जितनी चित्रात्मक होगी, संस्मरण उतना ही सफल होगा, क्योंकि चित्र मानव मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालता है। कोई भी चित्र होता है तो आपको उस चित्र को देखकर आपकी उसके संबंध में जो यादें हैं वो लंबे समय तक बनी रहती है और पाठक के साथ सहजता से तारतम्य बन जाता है और वो उस घटना को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाता है, उसके साथ जुड़ पाता है। तटस्थता की बात करेंगे तो तटस्थता में संस्मरण की एक अनिवार्य शर्त यह है कि लेखक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति से दूर रहकर जीवन में घटित होने वाले सत्य को सामने लाए, भले ही वह सत्य स्वयं के लिए कितना ही कटु क्यों ना हो। याद रखिए दोस्तों, संस्मरण में सिर्फ अच्छी बातों का समावेश नहीं किया जाता। संस्मरण की विधा में जो घटना जिस प्रकार से आपके साथ घटित हुई है, आपको उसका वर्णन उसी प्रकार से करना होता है। हिंदी के संस्मरणकारों में पद्य से शर्मा को इस विधा का पहला लेखक माना जाता है। आचार्य शिव पूजन सहाय जी, राम वृक्ष वेनपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इस क्षेत्र के बड़े नाम हैं। महादेवी वर्मा हिंदी संस्मरण साहित्य के में मील का पत्थर हैं। इनके प्रारंभिक संस्मरण कमला पत्रिका में प्रकाशित हुए पथ के साथी मेरा परिवार इसके संस्मरण संकलन हैं। इनके जो वो संस्मरण संकलन हैं किसके, मैंने अभी क्या बताया, महादेवी वर्मा जी के। वो कौन से हैं, पथ के साथी और मेरा परिवार। ठीक है, अब हम देखेंगे। हालांकि आत्मीयता की गहनता और चित्रात्मकता शैली ने भ्रम पैदा किए हैं और संस्मरण रेखा चित्र कहा जाना चाहिए, किंतु निश्चित तौर पर महादेवी वर्मा ने अपने आप में संस्मरण का स्वर्णिम इतिहास है। मतलब
जो उन्होंने ये दोनों कहानी लिखा था, संस्मरण लिखा था, पथ के साथी और मेरा परिवार, इसको कई बार लोग संस्मरणात्मक रेखा चित्र मान लेते हैं, लेकिन ये संस्मरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब इसके आगे हम देखेंगे, हिंदी की साहित्य पत्रिकाओं ने बुजुर्ग लेखकों से संस्मरण लिखवाने में बहुत तत्परता दिखाई है। क्यों? क्योंकि उनके दोस्तों, हिंदी की साहित्य पत्रिकाओं ने बुजुर्ग लेखकों से संस्मरण लिखवाने में बहुत ही ज़्यादा तत्परता दिखाई है। क्यों? क्योंकि इनके पास ढेर सारी स्मृतियाँ भी होती हैं। वस्तुतः पत्रकार, समालोचक, साहित्यकारों ने समांतर इस विधा को खुशबू देने वाले जो अनेक राजनीतिज्ञ हैं, क्रांतिकारी हैं, समाज सुधारक हैं, उन्होंने भी संस्मरण को लिखा है और इतिहास का हिस्सा अपने संस्मरणों को बनाया है। इनमें हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, उसी के साथ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसी हस्तियां शामिल हैं। इनका संस्मरण साहित्य अपने आप में प्रामाणिक इतिहास और समय का साक्ष्य बना है। इस प्रकार से संस्मरण में व्यक्ति विशेष से संबंधित विवरण के आधार पर उसकी चारित्रिक रेखाओं को जोड़कर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रभाव को ग्रहण करने का प्रयास होता है। मतलब एक ये संस्मरण में जब हम किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से भी जुड़ाव हो जाता है और हम उस व्यक्ति के भी चरित्र के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि यह संस्मरण एक बहुत ही लचकदार विधा है, इसके तत्व और गुण अनेक विधाओं में मिल जाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि जैसे रेखा चित्र हो गई, जीवनी हो गई, रिपोर्टाज हो गए, ऐसी विधाओं में भी संस्मरण के कुछ अंश मिलते हैं। दोस्तों, आपको संस्मरण के बारे में जानकारी हासिल करके ज़रूर लिखने का मन कर रहा होगा और आप अपने जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं हुई हों या किसी भी प्रकार की घटनाएं हुई हों, उनको अगर आप अपनी लेखनी से लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। संस्मरण के नियम और जो तथ्य हैं इसको आप लोगों ने समझ ही लिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो भी आपके सुझाव हों उनको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।